यहाँ पर मैं सब छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर जो गद्य आकलन का हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, ये कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक जो छात्र छात्रा है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आसान टॉपिक है और ये 5 गुणों के लिए होता है। इसे हमें बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, इसीलिए मैंने इसे आसान कहा है, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है हमारे सामने ही इसका गद्य होता है, यानी कि परिच्छेद होता है। वह परिच्छेद हमें ध्यान से पढ़ना होता है और उसके आधारित हमें प्रश्न तैयार करने होते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही आसान से हम तैयार कर सकते हैं, जिसका उत्तर हमें एक ही वाक्य में हो, इस प्रकार हमें ये प्रश्न तैयार करने होते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पर गद्य आकलन संबंधी थोड़ी सी जानकारी लेती हैं। ये जो टॉपिक है ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए है और ये 5 गुण इसके लिए सुरक्षित है। इसीलिए ये कंबाइन वीडियो मैंने सभी छात्र छात्राओं के लिए बनाया है। तो यहाँ पर गद्य आकलन संबंधी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। गद्य आकलन यानी कि एक परिच्छेद होता है। आकलन का अर्थ होता है आत्मसात करना, ध्यान से पढ़ना, उसका अर्थ ग्रहण करना, विचार ग्रहण। अपठित गद्य खंड को पढ़कर उसके विचार भाव को समझ लेना चाहिए। उसके आधार पर प्रश्नों की निर्मिति करनी चाहिए। गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों की निर्मिति करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों देखेंगे गद्य आकलन संबंधी हम कौन सी बातें का ध्यान रख सकते हैं। दिए हुए गद्य खंड को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। गद्य खंड का अर्थ अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वह किस पर है, इसमें क्या विचार है और उसके मुख्य मुद्दे ध्यान में रखिए। प्रश्न की रचना और उसके उत्तर प्रयुक्त गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। गद्य खंड की शब्दावली का उचित उपयोग किया जा सकता है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में ही हो, ऐसे प्रश्न हमें बनाने होंगे। तो प्रश्न बनाने बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 50-60 प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं, जैसे तुम कहाँ गए थे, तुमने आज क्या खाया, तुम कहाँ थे, तुम्हें कहाँ जाना है, तुमने खाना खाया क्या। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न हम पूछते हैं और इसके लिए हम कौन, कब, कहाँ, किसका, कितना, क्या, क्यों, कौन सा, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो प्रश्नवाचक चिन्ह हम इसे कह सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। गद्य आकलन संबंधी थोड़ी सी और जानकारी। प्रश्न पूछना अथवा प्रश्न निर्माण करना एक कला है। गद्य आकलन के अंतर्गत एक गद्य खंड दिया जाता है और उस गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों की निर्मिति करनी होती है। वही गद्य खंड और उसी के ऊपर हमें 5 प्रश्न तैयार करने होते हैं। इसके लिए भी थोड़ी से 10वीं के विद्यार्थी हैं, इसलिए और थोड़ी जानकारी। प्रश्न के उत्तर एक ही वाक्य में होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही अपेक्षित हो, यानी कि दिया गया गद्यांश जो है परिच्छेद है उसी में से उसके उत्तर मिलने चाहिए। प्रश्न सार्थक हो तथा प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह आवश्यक है। अगर प्रश्न चिन्ह नहीं दिया जाएगा तो कट हो सकता है। इसीलिए प्रश्न पूछा है, प्रश्न लिखा है तो प्रश्न चिन्ह तो देना ही पड़ेगा। छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। कभी कभार कुछ छात्र मैंने देखे हैं 10वीं के भी कि जो क्या करते हैं, प्रश्न के साथ उत्तर भी लिख देते हैं। उत्तर बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर ये ऐसा प्रश्न है जहाँ पर हमें प्रश्न बनाने हैं और उत्तर तो परिच्छेद में होते ही है। यहाँ पर हमारा समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। अगर तुम प्रश्न लिखते हो, उत्तर भी लिखते हो तो कोई मार्क तुम्हारे बढ़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे से केवल तुम्हें प्रश्न बनाने अपेक्षित है। छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। छात्र का प्रश्न की निर्मिति के लिए निम्न प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने तुम लोगों को पढ़ा के सुनाया था।
कौन, कब, कहाँ, किसका, कितना, क्या, क्यों, कौन सा, कैसे, इस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, तुम कौन हो, तुम कब जा रहे हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें किसका इंतज़ार है, तुम्हें कितना पानी चाहिए, तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें कौन सा फल पसंद है, तुम्हें कैसे घर जाना है, इस प्रकार। या तुम घर कैसे जाओगे, इस प्रकार हम प्रश्न पूछ भी लेते हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो देखेंगे इसका पहला उदाहरण। यहाँ पर गद्य खंड पढ़ती हूँ। बापू का निम्नलिखित प्रत्येक गद्य खंड से ऐसे प्रश्न तैयार करो कि जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। तो यहाँ पर हम गद्य आकलन के लिए 2 परिच्छेद देखने वाले हैं। उसमें से पहला परिच्छेद यहाँ पर 7, 8, 9, 10 पंक्तियों तक तुम्हें आ सकता है। बापू का स्पष्ट मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है, बच्चों के सिवा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे निर्दोष होते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक तुम लोगों को सुनना है। मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, फिलहाल तुम सुनो, यही तुम्हारा वाचन होगा। उनके जैसा छल रहित, निष्पाप और भोला भाला संसार में दूसरा कोई नहीं। अगर किसी बच्चे में अवगुण है, कोई बुराई है, तो वह उसका दोष नहीं, उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का दोष है, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है। बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि से महापाप है। कारण कोई भी हो, कैसा भी अपराध हो गया हो, भय दिखाकर या मार पीट कर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना कभी उचित नहीं। बच्चों की गलतियों के लिए उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए। ऐसा करने में उनमें सुधार हो जाता है। तो यहाँ पर बापूजी के विचारों को प्रदर्शित किया है। बच्चों के प्रति उनके विचार बहुत ही सुंदर, सरल, यहाँ पर तुम लोगों ने सुना ही होगा। इस पर आधारित जो प्रश्न है ये यहाँ पर दिए गए हैं, जो मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है। बच्चों के सुधार के लिए बापू कौन सा मार्ग बताते हैं। बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी हैं। बच्चों के अवगुणों के लिए बापू किसे दोषी मानते हैं। इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर ये जो 5वां प्रश्न है, ये तुम लोग किसी भी गद्य खंड के लिए यह लिख सकते हो। ये तुम लोग इसका पठन किया तो भी चलेगा। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर उचित शीर्षक देना है, शीर्षक के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं होता है और इसके लिए एक गुण सुरक्षित है। तो ये 5वां प्रश्न जो है ये कंबाइन है। ये किसी भी गद्य खंड को अगर लिखा तुमने तो भी 1 मार्क तुम्हें मिल सकता है। तो चलो सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ किताब के प्रश्न एज इट इज़ मैंने दिखाए हैं स्क्रीन पर, लेकिन तुम्हें किस प्रकार इसके प्रश्न बनाने हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये जो परिच्छेद है, जैसे बापू का स्पष्ट मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर 1-2 पंक्तियाँ पढ़नी है, लाइनें पढ़नी है, इसके ऊपर ही एक प्रश्न तैयार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बापू का स्पष्ट मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर बापू के दृष्टि से कौन सा राज्य बच्चों के लिए है, तो स्वर्ग का। इस प्रकार हमने एक प्रश्न तैयार कर लिया। दूसरा, बच्चों के सिवा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे निर्दोष होते हैं। ठीक है, ये पंक्ति जाने देते हैं। उनके जैसा छल रहित, निष्पाप और भोला भाला संसार में दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ पर बापू की दृष्टि से बच्चे कैसे होते हैं, या बापू के दृष्टि से किसे संसार में भोला भाला या छल रहित, निष्पाप माना गया है। तो इस प्रकार हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चे में अवगुण है, बुराई है, तो वह उसका दोष नहीं,
उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का दोष है, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। बच्चा किस प्रकार सीखता है, ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। या बच्चों के गुण अवगुण दोष किस प्रकार बढ़ते हैं, इस प्रकार भी हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि से एक महापाप है। बापू की दृष्टि से कौन सा महापाप है? कारण कोई भी हो, कैसा भी अपराध हो गया हो, भय दिखाकर या मारपीट, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना कभी उचित नहीं। बापू के दृष्टि से कौन सा दुर्व्यवहार माना गया है? बच्चों की गलतियों के लिए उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए। बच्चों की गलतियों के लिए उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए। बच्चों को हमें किस प्रकार समझाना चाहिए? ऐसा करने से उनमें सुधार होता है। क्या करने से बच्चों में सुधार हो सकता है? इस प्रकार हम अपने मन से भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम गद्य खंड का दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप पुरुषों की शिक्षा के स्वरूप से अलग रहना चाहिए। कताई, बुनाई, सिलाई आदि की शिक्षा तो उन्हें दी ही जाए, किंतु इसके साथ उन्हें कुटीर उद्योगों में भी निपुण बनाया जाना चाहिए, जिससे कि बुरा समय आने पर वे किसी की मोहताज न रहे। स्त्रियों को शिक्षित करने से हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। नासमझ और फूहड़ 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 का अर्थ है गवार। फूहड़ औरतों के कारण परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। जिन घरों की स्त्रियां सुरक्षित और सुसंस्कृत होती हैं, वे घर जिंदा विश्वविद्यालय होते हैं। शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान ही नहीं है और न ही अक्षर ज्ञान, वह तो जीने की कला है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर परिच्छेद यहाँ दिया है स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में। यहाँ पर कुछ जानकारी है और उसके साथ साथ उसे क्या क्या सीखना चाहिए जिससे वह और भी अपनी जीवन को सुलभ और सरल बना सकती है, इसके बारे में जानकारी दी है। तो इसके लिए किताब में क्या प्रश्न बनाए हैं? स्त्रियों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए? हमारा घर स्वर्ग कब बन सकता है? जिंदा विश्वविद्यालय किससे कहा गया है? शिक्षा का अर्थ क्या है? इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। इस प्रकार ये 5 प्रश्न हैं। हम भी इसके ऊपर 5 प्रश्न बनाएंगे। स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप पुरुषों की शिक्षा के स्वरूप से अलग रहना चाहिए। तो यहाँ पर किस प्रकार प्रश्न बनेगा, थोड़ा सा विचार करके लिखेंगे। स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप पुरुषों की शिक्षा के स्वरूप से अलग रहना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप किन से अलग रहना चाहिए? तो यहाँ पर पुरुषों की शिक्षा से। कताई, बुनाई, सिलाई आदि की शिक्षा उन्हें दी ही जाए। स्त्रियों को शिक्षा के साथ, स्कूल की शिक्षा के साथ कौन सी शिक्षा या कौन सा शिक्षण देना चाहिए, किंतु इसी के साथ उन्हें कुटीर उद्योगों में भी निपुण बनाना चाहिए। स्त्रियों को किस उद्योग में निपुण बनाना जाना चाहिए, जिससे कि बुरा समय आने पर वह किसी की मोहताज न रहे। स्त्रियों को शिक्षित करने से हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। हमारा घर कब स्वर्ग बन सकता है? यहाँ पर भी ये प्रश्न है। इसके ऊपर ही प्रश्न हम बना सकते हैं कि स्त्रियों को शिक्षित करने से हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। स्त्रियों को शिक्षित करने से हमारा घर क्या बन सकता है? तो स्वर्ग बन सकता है कि नहीं? नासमझ और फूहड़ औरतों के कारण परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं।
किस प्रकार की औरतों के कारण परिवार तबाह हो जाते हैं। जिन घरों की स्त्रियां शिक्षित और सुसंस्कृत होती है वे घर जिंदा विश्वविद्यालय होते हैं। जिंदा विश्वविद्यालय की स्त्रियां किस प्रकार होती हैं। शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान नहीं और ना ही अक्षर ज्ञान। शिक्षा का अर्थ क्या बताया गया है और जीवन जीने की कला किसे कहा गया है। इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। इस प्रकार हमने कई प्रश्न इस छोटे से परिच्छेद से बनाए। तो इस प्रकार बच्चों हमने 2 उदाहरण देखे जिसका नाम था गद्य आकलन। बहुत ही सरल सीधा टॉपिक। अगर पाठछेद परिच्छेद तुम कौन से भी लो और उस पर थोड़ी सी रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो और कब से किसको कैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके छोटे छोटे प्रश्न बनाने की कोशिश करो। उत्तर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, केवल प्रश्न लिखने हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये सेशन पूर्ण होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।